नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आज हम मेरी दास्तां मेरी कहानी कार्यक्रम लेकर के आप सबके बीच में आए। एक्चुअली ये कार्यक्रम नहीं, ये सच्चाई है, और वो सच्चाई जो किसी के भी दिल को झकझोर दे। आज वो सच्चाई, उस सच्चाई को बयां करने के लिए हमारे बीच में है ममता जी। ममता जी, आपका मंच में स्वागत है। और जिस तरह हम लोगों ने जो सपना देखा था कि हम लोगों को बताएंगे, दुनिया को बताएंगे कि ज़मीन की हकीकत क्या है, ज़मीन की सच्चाई क्या है, लोग किस तरह अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आज सबके बीच में हम लोग धीरे धीरे करके शेयर करते आ रहे हैं। आज का जो विषय है मेरी दास्तां, यानी खुद के जीवन में जो बीत रहा है, जो बीता है, उस तरह के संघर्षों से लड़कर, संघर्ष कर अपनी सफल मंजिल की ओर आगे बढ़ जाना एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह काम इतना सरल नहीं है, सहज नहीं है, और ख़ासकर अगर बात बेटियों की हो तो वह और भी बड़ी बात है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपराएं रही हैं, वो कहीं ना कहीं लड़कियों को घर के अंदर कैद रहने को मजबूर करती है। लड़कियां चाहे जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी और की गुलाम ही बनी रहती हैं, किसी और के नाम से जानी जाती हैं। पैदा होते ही ये बेटी के नाम से आ गई, इसके बाद जैसे बड़ी हुई बहू के नाम से आई, पत्नी के नाम से आई। फिर इतना ही नहीं, अपने पूरी ज़िंदगी की मेहनत कमाई अपने पुत्रों में खर्च करने के बाद गांव में या शहरों में पता चलता है कि वो फला की माँ है, ना कि ये कहते हैं कि वो फला है। तो इस तरह की जो नाम से जो उच्चारण है वो तक नहीं लिया जाता। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से लड़ते हुए जो बेटियां संघर्ष करके अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, हम और पूरा सक्षम परिवार उन बेटियों को सलाम करता है, नमस्ते करता है। आज हमारे बीच में ममता जी हैं, जो कि हमने पहले ही कहा था कि हम लोग आज के दिन आपके पास, आपके बीच में मेरी दास्तां मेरी कहानी नामक कार्यक्रम लेके आएंगे, और उस कार्यक्रम के लिए ममता जी हमारे बीच में हैं। मैं ममता जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपके साहस का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने किस साहस से अपनी लड़ाई लड़ी है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार मिला था तो आपका मुरझाया हुआ चेहरा, उदासपन था, और देखने में आप यानी कि खुल के बोल नहीं पा रही थी, हंस नहीं पा रही थी, और आज आप बोल रही हैं, हंस रही हैं, और लड़ कर के अपना हक लिया है, और आगे भी लेने की जो आपकी प्रेरणा है कि मैं कुछ करके और भी कुछ बनना चाहती हूँ, वो बहुत ही काबिले तारीफ सोच है और आपकी मेहनत है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएं कि आपने कैसे संघर्ष करना चालू किया, आपका परिवार कैसा था, किस परिस्थिति में आपकी पढ़ाई किस तरह की रही, और आप यानी कि आप शुरू से हम अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं, जो देख रहे हैं आपको लाइव प्रोग्राम में, वो आपके संघर्ष को देखेंगे, समझेंगे, और इतना ही नहीं, देखना ही समझना बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके संघर्ष की कहानी से सीखेंगे, और अगर किसी बेटी के साथ में ऐसी कभी बात होती है, ऐसी घटना होती है, तो आपसे प्रेरणा लेकर वो बेटियाँ मजबूती के साथ खड़ी हो पाएंगी, आगे लड़ पाएंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी जो जीवन यात्रा है, आप प्लीज़ उस जीवन यात्रा को हमें शेयर करें। जीवन यात्रा में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और जीवन यात्रा में मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपने जन्म से शुरू करती हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ है, जिसका नाम भट्टी है, सीवान जिला पड़ता है हमारा। और मेरे जन्म के वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी,
महीने बाद ही पता नहीं कैसे पर मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गई और सीरियस तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे अस्पताल तक जाना पड़ा। और जब अस्पताल में जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि हाँ अभी लड़की नहीं बचेगी, तो मेरे मम्मी पापा ने मैंने जिससे मेरी सगाई हुई थी जिनसे उनके घर वालों को बुलाया गया और मेरी हालातों के बारे में बताया गया कि इन हालातों में शादी करना ठीक है या नहीं। अगर वो लोग अभी ये भी चाहते हैं कि शादी जैसे कि सगाई हो गई थी तो क्या पता शादी मेरी टूट जाए। तो उन्होंने मेरे माता पिता ने कहा भी और उन्हें बुलाया भी, मेरी हालातों को दिखाया भी। उसके बाद में भी वो लोग कहे कि नहीं अगर ऐसा होता कि अगर ये शादी हो जाती उसके बाद अगर बीमार पड़ती फिर क्या करते। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि हाँ सब ठीक है कोई नहीं, शादी होने के बाद बीमार पड़ जाती फिर हम क्या करते, कुछ नहीं करते। और ऐसे ही फिर जब शादी हो गई और शादी के 1 महीने बाद 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा क्योंकि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत से लोग क्योंकि शादी यहीं दिल्ली में ही हुई थी मेरी ससुराल में मेरा ससुराल आतिपुरा में है और यहीं दिल्ली से इसी घर से सवा डेरी के घर से ही शादी हुई। और फिर जब 1 महीने कुछ शादी मेरी हुई जब तो 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। और उसके बाद जब प्रॉब्लम मेरी समझ नहीं आई कहाँ से शुरू हुई क्योंकि 1 महीने तक सब ठीक रहा और उसके बाद में सबका बिहेवियर मेरे प्रति अलग होने लगा। जैसे कि सास मुझे फिर पहले तो कुछ नहीं कहा पर बात में फिर कुछ ताने मारने लगी कि तेरे घर से ये सामान नहीं आया, तेरे घर से वो सामान नहीं आया। हाँ बिल्कुल, यानी कि दहेज की जो बात चलती है कि दहेज में ये चाहिए वो चाहिए, तो शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन आपके बीते वैसे ही आपसे दहेज की मांग उन्होंने चालू कर दी। जी फिर ये वहाँ पे सास ने कहने लगी कि तेरे घर से टीवी नहीं आया, तेरे घर से क्या बोलते फ्रिज नहीं आया। मेरी मम्मी ने ये कहा था कि टीवी मेरी बेटी बहुत देखती है तो इसलिए मैं अपनी बेटी को टीवी नहीं दूंगी लेकिन वो घर का काम नहीं करेगी। उनका ये था मानना, इसलिए उन्होंने टीवी के लिए मना कर दिया। पर ऐसा नहीं था कि टीवी नहीं दिया, टीवी भी दिया गया। पर वो एक कहते ना एक माँ की जो कहते कि अगर तुम्हें कोई काम करवाना हो तो भाई उसके सामने टीवी नहीं चालू रखना क्योंकि ये फिर वो काम करेगी, टीवी देखेगी, काम नहीं करेगी। और उसके बाद वैसे भी चूंकि माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है, वो तो हमेशा चाहती है कि मेरी बेटी जहाँ जाए वो खुशहाल रहे, हंसे बोले और सबको खुश रखे। क्योंकि जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह रही हैं कि वो हमेशा यही कहें कि बेटी कुछ भी हो जाए लेकिन आपको सब कुछ सहना है, सब कुछ बर्दाश्त करना है, अपने पति की सेवा करना है, सास ससुर की सेवा करना है, नंदों की सेवा करना है, यानी अपनी तकलीफों को भूल करके ही ये करना है। और ये हर माँ अपने बेटी को, हर माँ बाप सिखाते हैं। मुझे लगता है कि सेम वही घटना आपके साथ में उसी तरह होता है। जी, इसके बाद आगे क्या हुआ? ये हुआ कि हाँ मैंने आपको बताया ना कि 1 महीने बाद तो सब ठीक रहा, उसके बाद से फिर सबके बिहेवियर में चेंज होने लगा। और ऐसा ही फिर पति ने भी ऐसा ही करने लगा क्योंकि पति ने फिर मेरे साथ ऐसा किया कि एक तो पहले से ही ये था कि हमने इतनी बोलचाल पहले कभी हुई ही नहीं। ममता मैं बताना चाहूँगा चूँकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, माही जो है लिख रही हैं, आपके लिए लिख रही हैं कि ममता आपकी ये दुखद बड़ी कहानी है और हम इस कहानी से हमें भी डर लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा। इसी तरह जो है विष्णु भी लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आपकी जो घटना है इससे एक प्रेरणा मिलेगी। तो और बहुत सारे लोगों ने आपकी जो आपकी घटना है इसके लिए धन्यवाद कहते हैं कि आपने बिना डरे, बिना किसी के झिझक के, बल्कि कई सारे बंधनों को आपने पहले ही तोड़ा है और अभी भी आप जिस बंधनों को तोड़ करके आप अपनी आवाज़ को ले गए। तो आपको आप सबने इनके लिए कमेंट्स किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आपके पति जो है उसके बारे में आप चर्चा करें। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे पति का बिहेवियर भी जैसे मेरी सास ने बातें कहनी शुरू कर दी कि तेरे हमारे घर से ये नहीं आया, वो नहीं आया, उनके बर्ताव में भी बदलाव आने लगा। और जब बदलाव आने लगा तो बदलाव यहाँ तक आ गया कि
का पानी भी नहीं पानी भी पीना नहीं है, पीना, आपके पानी हाथ भी का नहीं खाना नहीं खाना है, या जिस थाली को आप छू लेते थे, जिस बर्तन को छू लेते थे वो भी नहीं छूना। नहीं छूना। पता बड़ी नहीं भयावह है। ये मेरे उस वक्त मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आया कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तो 1 महीने पहले तक तो सब ठीक था, उन्होंने कहा था कि बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर यहाँ नहीं, यहाँ अपने मायके में बीमार ना हो के मेरे हमारे घर बीमार होती तो क्या करते। बड़ी बातें बहुत सोचने लगी, और थोड़ा सा वहीं से दिमाग परेशानी होने लगी, परेशान होने लगी। और उसके बाद में फिर वही धीरे धीरे चलते चलते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि नौबत मुझे नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे घर में बंद कर दिया गया। घर में बंद करने के बाद मुझे भूखा 2-3 दिन तक भूखा रखा गया। और ऐसा था कि मम्मी मेरे से डेली बात करती थी। मेरे को मम्मी ने फ़ोन किया था और डेली मेरे से बात करती थी, पर 3 दिनों से उनकी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। और जब बात नहीं हो पा रही थी तो उन्हें भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, वो डेली मेरे से बात करती है पर आज क्यों नहीं बात कर रही। 3 दिनों लगातार हो गए पर वो अब तक मेरे से बात नहीं कर रही। तो अचानक से ही मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे ताई चाचा चाची सभी मेरे ससुराल पहुंच गए। और जब ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ। और जब वो लोग मुझसे मिलने आए तो आपको ऐसा क्यों किया कि वो आपको कमरे में बंद कर दिया, या फिर आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी? ऐसा क्या कुछ ऐसा रीज़न रहा है? ऐसा मुझे तो सच मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे नहीं समझ आया कि मेरी गलती कहाँ रही। मैंने आखिर किसी की ऐसा होगा ना कि जैसे कोई सास ससुर की अपनी बात नहीं मानता तो कह सकते हैं कि हाँ इसके साथ ऐसा किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि पति ने कोई बात कही, मैंने वो बात ना मानी हो, उसकी वजह से हो सकता है। पर जब उन्होंने अगर मेरे सास ससुर ने कहा कि तुम्हें यहाँ खड़ा होना है, यहीं खड़ी रही, ये काम करना है, ये काम करना है, उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। तुम्हें आज खाना बना के चुपचाप घर जाना है, मैंने वो भी किया। मैंने खाना बनाया, खाना बना के चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे को उस वक्त भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पर जब ये हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई, और उस दिन मैंने काम नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि मैं डेली काम सवेरे 6 बजे 6 बजे से पहले ही उठती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टाइम से लेट उठी। 6 बजे, 6 बजे 5 बजे उठ जाना था और घर का सारा काम करना था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं काम नहीं कर पाई। तो उन्होंने मेरी सास ने
थोड़ी रुकावदार में, एक तो पहले से ही तबीयत खराब थी और मैं क्या कहती क्या सुनती उनसे, तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं उठ पाई। कह रहे कि हाँ तेरा तो रोज़ का ही बहाना है, तो हर रोज़ यही कहती है कि तेरी तबीयत खराब रहती है, तेरी खराब रहती है। तो उसी बात पे उन्होंने ये कहते कि तू उसी वक्त ही मर जाती तो ज़्यादा अच्छा। वो बात खल गई और बहुत बुरा भी लगा उस रात में बहुत हुई। और वही था कि मैं गुस्सा कहो या जिद कहो, मैं उस दिन खाना बिल्कुल नहीं खाई, सवेरे से शाम तक मैं ऐसे ही रही। और यही हुआ कि मेरी सास ने भी एक बार भी कोशिश नहीं की या फिर एक बार भी उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की कि क्या पता हमसे ही कुछ हो गया हो या फिर जो भी है। मैं थी तो उस घर की सदस्य, इतना तो कोई पूछ ही सकता था, कि कह ही सकता था कि हाँ कुछ नहीं। तो एक कहते हैं ना कि जो काम वाली बाई भी होती है उसके लिए भी थोड़ी सी हालचाल कोई ना कोई पूछ ही लेता है, पर वहाँ का माहौल ऐसा था कि किसी ने कुछ नहीं पूछा। और जब नहीं पूछा तो मैंने कोशिश की उठने की, पर इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से, क्योंकि बुखार इतना तेज था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं एक बार खड़ी होने की कोशिश भी की पर मैं गिर गई। उसके बाद फिर मैं बिस्तर पर ही रही, वही रहा कि 3 दिन तक मैं लगातार बिस्तर पर ही रह गई, जिसकी वजह से मैं बीमार रही और मैं मम्मी से बात भी नहीं कर पाई। और जब मम्मी पापा का फ़ोन आया, बात नहीं हुई, तो मेरे सब मायके से मेरे मम्मी पापा भाई सभी लोग मुझसे मिलने आए कि क्या बात हुई कि ये लड़की बात नहीं कर रही हमसे, जो हमसे डेली बात करती थी। तो और जब मेरे मम्मी पापा आए और बात जब मुझसे हुई, तो मेरी सास ने मेरी ही कहते हैं कि मेरी ही बुराई लेके मेरी मम्मी के साथ सामने बैठती, काम नहीं करती, दिन रात बैठी रहती है, पड़ी रहती है अपने कमरे में, नहीं किसी से बोलना होता है, नहीं किसी से चलना होता है, ना किसी की बात सुनती है, ना किसी से कुछ कहती है। तो कोई कैसे समझेगा इसकी बातों को। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की बात करने की, मैंने उनसे हमेशा कोशिश की बात करने की। यहाँ तक कि मैंने सास ससुर से भी पूछा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो भी बता दो मुझे। अगर मैं किसी काम में, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो भी मुझे बता दो कि या फिर मुझे पता चले मेरी गलती कहाँ थी। पर जब मेरी गलती मुझे ही नहीं समझ आई कि मेरी गलती कहाँ थी, तो मैं औरों को क्या बताती कि मेरी गलती कहाँ थी। और जब मेरे मम्मी पापा आए और जब मुझसे बात होने लगी, क्योंकि जब कहते हैं ना जहाँ 2 बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ तो टकराव होता ही है। इधर से मेरी मम्मी मेरी तरफ से और उधर से मेरी सास अपने बेटे की तरफ से, क्योंकि वो अपने बेटे की बुराई कहीं भी नहीं बताती, कभी नहीं बताती। यही हुआ जब मम्मी ने बोलना शुरू किया कि हाँ मेरी बेटी 3 दिन से इस दौरान थोड़ा सा मुद्दा जानना चाहेंगे कि लड़का जो था, आपके जो पति थे, उनका क्या रवैया था आपके प्रति, वो किस तरह आपके साथ बिहेव किया था? उनका व्यवहार तो मैं क्या बताऊँ आपको कैसा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं किसी बर्तन को छू दूँ तो उस बर्तन को छूना नहीं, अगर मैं खाना बना दूँ तो उसको खाना नहीं खाना। हाँ, उनकी माँ खाना बनाती वो खा लेते, उनकी बहन खाना बनाती वो खा लेते। ये लगातार ये रवैया लगभग लगातार कितने दिन तक चला? इस तरह का व्यवहार तो क्या बताऊँ। शादी के कितने बाद शुरू हुआ ये कहानी? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 1 महीने बाद से ही धीरे धीरे शुरुआत हो गई। पर ये हद हो गई तब जब मैं बीमार पड़ी, उस वक्त ज़्यादा हद हो गई। और जब वहीं से टकराव ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि उस वक्त जब मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं मैं अपनी बेटी को आज ले ही जाऊँगी। और जब वहाँ से मेरी मम्मी ने मुझे उठाया और जैसे ही कहा कि तुम चलो मेरे साथ, और जैसे ही मैं खड़ी हुई मैं बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद क्या
हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने कहा कि फिर मुझसे पूछा कि मैं उन्हें पहले भी बताती रही पर इतना नहीं बताया खुल के कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। बताती ज़रूर थी पर इतना नहीं कह पाई खुल के। जो कहते हैं ना कि माँ अपनी बेटी से हर बात खुल के कह सकती है, पर उस वक्त ये रहा नहीं। घर बसाना है, घर बसाना है, घर को तोड़ना नहीं है, घर को जोड़े रखना है, घर को जोड़े रखना है। इसी फिराक में बस यहाँ से बात बढ़ते बढ़ते बिगड़ती ही चली गई, सुधरी नहीं। और जब नहीं सुधरी बात यहाँ तक हुई कि मैं घर पे अपने मायके आ गई, और मायके आने के बाद मायके आई तो फिर मम्मी ने कहा कि इतना कुछ तूने सहा, एक बार भी मुझे बताया नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि मैं बस ये सोच रही थी कि मेरा बस किसी तरह घर बच जाए, टूटे नहीं। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को यही संस्कार देती है कि उसका घर किसी तरह बसे, टूटे नहीं। कितना भी एडजस्ट करना हो, कोई ये नहीं कहता कि कोई अपने बेटे से ये नहीं कहता कि तुम एडजस्ट करो, नहीं। हर कोई ये कहता है कि तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, तुम एडजस्ट करो, तुम्हें ही एडजस्ट करना चाहिए। वही मैंने भी कोशिश की एडजस्ट करने की, नहीं हो पाया। आज जो है चूँकि अभी हम लोग चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी सूचना ज़रूर दे रहे हैं कि आज इस लाइव प्रोग्राम के बीच में ही मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ। और वो सवाल ये है कि भारत की पहली आईएएस महिला कौन थी। अगर आप ये सवाल का जवाब हमें हमारे फेसबुक में या फिर सक्षम लाइव चैनल जो है उसमें जाकर के यदि हमें जवाब देंगे तो रविवार को आने वाला जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के दिन यहाँ लकी ड्रा निकलेगा, और उस लकी ड्रा के माध्यम से जो भी विजेता होंगे, जो भी बच्चे विजेता होंगे या जो भी व्यक्ति विजेता होंगे, उनको यहाँ से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। आज चूँकि आज ये दर्द भरी कहानी है, और इस कहानी का जो संघर्ष जो आप सुन रहे हैं, इसका एक ये भी है कि हम किस तरह माताओं की और बहनों की जो वीरता की कहानी रही है, उन्होंने जो संघर्ष करके आगे बढ़ा है, अपनी पढ़ाई करके सबसे पहले जो प्रतिभा हासिल की है, वो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। तो पहली भारत की पहली आईएएस महिला कौन थी? आप प्लीज़ आप जवाब दें, आप इसमें लिखें। हम जैसे ही आपका जवाब आएगा, आप उसमें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालें, ताकि जो भी विजेता आएंगे, जिनका भी नाम यहाँ चयन होगा लकी ड्रा के माध्यम से, और पूरी पारदर्शिता के साथ में आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि किस तरह इनाम का चयन हो रहा है। तो वो जो चयन किया जाएगा उसी आधार पे हम लोग आपको इनाम दिया जाएगा, और एक विशेष गिफ्ट, एक विशेष अच्छा सा उपहार आपको ज़रूर मिलेगा। तो याद रखें, आप उसमें ज़रूर डालें भारत की पहली आईएएस महिला कौन थी। तो थैंक यू। थोड़ा सा ये सूचना देना ज़रूरी था आपके बीच में, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साथ साथ ये भी बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे। किशन मंडल जी हैं जो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं लगातार, और फतेह खान जी हैं, वो भी लगातार देख रहे हैं, और वो कहते हैं कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और बहुत भी बेटियों के लिए, बहनों के लिए प्रेरणादायक मिलेगा। तो इस तरह करके हमारे जो और भी लोग हैं लगातार लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे, अभी लगभग 27 लोगों ने आपके बारे में लिखा है, हम उनको देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भारत की पहली आईएएस महिला का पता करें और उसका नाम लिखें, हमें भेजें, और हम जो है आने वाले समय में रविवार को आपके लिए पुरस्कार का, जैसे ही आप व्यक्ति का चयन होगा, आपको आपके घर आपका पुरस्कार जरूर पहुंचेगा। तो थैंक यू ममता, थोड़ा सा सॉरी मैंने चूँकि आपका समय लिया, लेकिन यह सूचना बहुत ज़रूरी थी देना कार्यक्रम के बीच में। तो प्लीज़ आगे बताएं थोड़ा सा। जब मैं अपने मायके आ गई, और मायके मम्मी ने ये कहा कि थोड़ा सा तेज बोलेंगे, थोड़ा आवाज़ जो है। हाँ, जब मैं अपने मायके आ गई, और मायके जब आने के बाद मम्मी ने ये कहा कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। पापा ने भी यही बात कही कि तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया। और जब ये बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैंने यही कोशिश की थी कि जितनी हो सके मैं बसाने की कोशिश करूँगी, उजाड़ने की कोशिश नहीं करूँगी। पर जब हद हो गई तो मेरे से भी नहीं रहा गया, और वो जो बिखरना था वो बिखर गया। मेरी मम्मी ने फिर क्या किया कि पुलिस कंप्लेंट करवाई, और पुलिस कंप्लेंट करवाने के बाद हमारा पुरानी 3 सेक्टर में कमन साइड में केस हुआ, और उधर से पार्टी आई, मेरी तरफ से मम्मी और मैं जाते थे।
हमारे कहने पर आप एक मौका और दे दो। उस वक्त फिर मेरी मम्मी ने तो मना ही किया था, पर मैंने ये कही कि बाद में कोई ये ना कह सके कि मैंने एक आखिरी कोशिश नहीं की कि अपना घर अगर बच सकता है तो फिर मैं एक आखिरी कोशिश और करूँगी। ये 2015 की बात है जब हमारा मेडिकल सेंटर में समझौता हुआ और मैं अपने ससुराल गई फिर से। वहाँ पे उसकी वहाँ जाने के बाद में भी फिर से मुझे ये लगा वहाँ जब जाने के बाद कि वो लोग बस समझौता करना चाहते थे, सुधरना नहीं चाहते थे। वो लोग बस ये था कि उन पे केस हो गया है और केस हो गया है तो वो अपने केस को किसी तरह हटाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उस समझौते के लिए हाँ कर दी। और जब समझौते के लिए हाँ हो गई और मैंने मैंने सबसे बड़ी ये अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारना कहेंगे वो मैंने मारी कि मैंने समझौते के लिए हाँ कह दी। और यही बात मैं समझौते पे हाँ कह दी और उन लोगों का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला और बद से बदतर हालत हो गई। उस वक्त जब गई मैं और बद से बदतर हालत हो गए। अब तो और बुरा हाल हो गया। मेरी सास हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे ताना मारने लगी कि अब तो इसके पर निकल गए हैं, अभी तो ये मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगी, अब कितने और चक्कर लगवाएगी। ये सब एक फैन की तरह मुझ पर कहते ना पिन चुभाना। वो लोग अब मुझे हर बात पे मुझे पिन चुभाने लगे, जबकि मुझे मेडिकल सेंटर से ये कहा गया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात। अच्छा ये बताइए, सेंटर में सिर्फ आपको बोला गया या फिर आपके हस्बैंड को भी उनके लिए कहा गया? क्योंकि ये तो दोनों के लिए होना चाहिए, ये क्योंकि गलतियां तो लगातार उधर से हो रही थी, इसके बावजूद भी आपको ही क्यों, उनको क्यों नहीं? उनको भी मैंने आपको पहले ही कहा कि वो शायद ये बात को समझ रहे थे कि मैं अगर समझौता करके चली जाऊंगी तो जो उन पे क्योंकि मेरे हालात उस वक्त बहुत ख़राब थे, ये हो सकता था कि उनको जेल हो जाए या फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, क्योंकि उस बीच मेरी हालत बहुत ही सच में सीरियस में खराब थी, जिसकी वजह से उनको जेल तक की जाने की नौबत आ सकती थी। इसीलिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि मैं किसी भी तरह समझौते के लिए हाँ कर दूँ। वही मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने ही सही अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी क्या, आपने तो एक पहल और दी, एक मौका दिया और आपने भी सोचा कि चलिए शायद घर बस जाए और बस बदना टूटे, तो आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया। जब मैं वहाँ गई तो और बुरा हाल हो गया मेरा। ये हुआ कि अब हर बात में कोई भी अब तो जो मेरी छोटी ननद थी वो नहीं बोलती थी, पर वो भी अब मुझे बात पे टोन मारने लगी, बात पे कहने लगी कि हाँ अब तो आपके पर निकल गए हैं, अब तो आप हमें कोर्ट कचहरी तक आप लेके जाओगे। मैं आप कह रही हूँ पर वहाँ के वर्डिंग कुछ और थे। मालूम है हमें कि वाकई दोस्तों, चूँकि आपने देखा होगा जो बेटी प्रताड़ित होती है तो जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रही हैं एक्चुअल में वो शब्द नहीं होते, वहाँ कुछ और शब्द होते हैं जो बोले जाते हैं और वो हम लोग सार्वजनिक तौर पे बोल भी नहीं सकते यहाँ। इसीलिए मैंने ये कहा कि हाँ उनके भी उस वक्त भी उनके लफ्ज़ों में और वो सब व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुए, इतने परिवर्तन कि एक कहते हैं ना कि मैं उस वक्त अपनी पूरी तरह हिम्मत हार गई कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। वो एक लड़ते इस कदर हार गई कि मैंने सोचा या फिर मैं मर जाऊंगी या फिर मैं सामने वाले को मार दूंगी। तो मैंने इससे कहा मैं किसी को नहीं मारती, मैं ही हट जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि सबसे इन लोगों के लिए यही था कि मैं सबसे बड़ी कलेश हूँ इस घर में। क्योंकि मेरी सास ने हर बार यही कहा कि तेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है, तेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया मैं क्या करूँ, मेरा भी उनका दीपक बुझ जाएगा, ये वो इस तरह की बातें मैं इनसे बहुत कहती। मैंने फिर जब मैं हार गई तो मैंने कहा कि अब यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा। उस वक्त भी जब मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, जब मैं वहाँ से जब अपनी सास से ये बात पहले मैंने कही कि मुझे अपने माँ के घर जाना है और मैं वापस नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगी। फिर बाद में पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने ये कहा कि अपने पापा जी से बात कर लो। तो मैंने उनसे भी यही बात कही कि मुझे अपने मायके जाना है, अपनी मम्मी के घर जाना है। और उस वक्त मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से मुझे जाना था। पर फिर ये मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। एक मौका चाहिए था मुझे कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ से मुझे निकलना था। मैं वहाँ से किसी बहाने ही सही मैं निकलने के लिए कहा, पर किसी ने
मेरी बातों को नहीं सुना और कहा कि नहीं तू नहीं जाएगी। मैंने कहा कि नहीं आज तो कुछ भी हो जाए, मैं आप मानेंगे नहीं, मैं कभी घर से अकेले कहीं नहीं गई। यहाँ पे भी अगर कहीं जाना होता था भाई साथ में जाते थे, कहीं से अगर किसी पार्टी या किसी की शादी ब्याह में भी जाना होता था, मैं मम्मी के साथ जाती थी, नहीं तो भाइयों के साथ जाती थी। और उस वक्त पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैं RK पुरम से अकेली अपना बस जो भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बस एक 100-200 ही रुपए थे मेरे हाथ में जो मुझे मम्मी ने दिए थे, वही 100-200 रुपये लेके मैं घर से निकली। और जब घर से निकली तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मुझे ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है, किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकलना है। और यही हुआ, मैंने ऑटो लिया हौसखास के लिए, हौसखास से फिर मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से फिर मैं यहाँ, उस वक्त मैं मेट्रो की पहला सफ़र था मेरा जब मैंने मेट्रो से किया था। और मेट्रो से जब मैंने वो पहला सफ़र किया और जब वहाँ से अपने घर आई, अपने माँ के घर आई, मेरी माँ मुझे बीच बीच में कॉल करती रही, पूछती रही कहाँ हो, कहाँ तक पहुँचे, अकेले क्यों आ रही हो। मैं कहा कि मैं आपको आके बाद में बताऊँगी, जब मैं घर पहुँच जाऊँगी तब आपको बताऊँगी क्या बात हुई, कैसे हुई, मैं तब बताऊँगी। ऐसा तो नहीं कि आपका पीछा किया हो उन लोगों ने या फिर? हाँ, ऐसा मैंने ही मुड़ के नहीं देखा कि वो कोई मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। वो एक पता नहीं डर थी या गुस्सा था, क्या था, मैंने पीछे मुड़ के तब नहीं देखा। जब घर से निकली तो बिल्कुल नहीं देखा कि कोई मेरे पीछे। मुझे ताज्जुब तब हुआ कि जब मुझे मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, मेरे ससुराल वालों को, और ससुराल वालों को फ़ोन किया कि मेरी लड़की अकेली चली आई, जो आप जानते हैं कि वो कहीं नहीं अकेली आती जाती। और यहाँ से जाना होता है तो भाई छोड़ के आते थे, वहाँ से अगर ससुराल जाना होता था वहाँ से भी कोई आता था मुझे लेने के लिए, या फिर मेरे भाई ही मुझे छोड़ के वहाँ तक आते थे। तो जब उन्होंने ये कहा कि आपकी लड़की अपनी मर्जी से गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो गए थे पीछे पीछे, पर वो हमें दिखी नहीं, हम वापस चले आए। यहाँ से ये हुआ, जब वो मैंने स्टैंड खाया उसके बाद से फिर मैं अपने मायके में ही रही और मायके में ही हूँ अभी तक। और उस वक्त फिर मैंने 2016 के बाद जब मैं वहाँ से मैंने स्टैंड लिया और अपने वो कहा कि मैं अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रह पाऊँगी मैं, क्योंकि जितनी भी कोशिश मैंने की वो मेरी सारी कोशिशें विफल हो रही थी। क्योंकि वो लोग ये चाहते थे मैं इस घर में रहूं, पर एक ऐसे बेजान चीज़ की तरह जो एक कोने में पड़ा रहे, ना उसकी कोई भावना है, ना कोई उसकी इच्छा है, ना उसकी कोई अरमान, कुछ भी नहीं। और जब मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद मैं 1 साल तक कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं उस वक्त भी बिल्कुल चुप सी हो गई। पहले से थी, पर उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही चुप हो गई, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी किसी से ना बात करना, ना किसी से कुछ कहना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मैंने एक बार मेरे साथ एक वो थी हमारी, मैंने जब सिलाई सीखती थी तो हमारे साथ एक गुड़िया थी जिन्होंने मुझे सिलाई सिखाया, और वो महिला पंचायत में काम करती थी। महिला पंचायत में काम करती थी, मैं उनके पास आई। उन्होंने मुझे कई बार समझाया कि तुम हमारे साथ आया करो, हमारे पास बैठा करो, हमसे बात किया करो। और मैंने उनसे मिलना जुलना शुरू किया। उस वक्त मैंने उनसे मिलना जुलना शुरू किया, और फिर जब उनसे मिलना जुलना शुरू किया तो फिर मैं यहाँ महिला पंचायत में आई, महिला पंचायत से जुड़ी, महिला पंचायत की मेंबर बनी। फिर जब मैं महिला पंचायत में बैठती थी, महिलाओं की जब केसेस आते थे तो उस वक्त मुझे ये फील होता था कि मेरा गम तो फिर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका गम मुझसे ज़्यादा बड़ा है, मुझसे कहते हैं मुझसे ज़्यादा दर्दनाक उनकी कहानी है। मेरी तो फिर भी मैंने कुछ नहीं सहा। एक प्रश्न आया है, मीना है, वो एक प्रश्न कर रही है, मुझे लगता है उनका प्रश्न है तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और वो आपके लिए है कि जिस तरह आज आप पावरफुल हो, आज आपके पास अपने पैरों पे खड़ी हो, थोड़ा बहुत जो भी इनकम है वो कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और बल्कि दूसरों को और मदद कर रही हैं। बल्कि आपकी जो स्टोरी है वो हमें पता है, क्योंकि आप हमारे यहाँ से काम देख रही हैं। तो अन्य जो लड़कियां हैं, अन्य जो बेटियां हैं जो इस तरह की सताई हैं, आप उनकी मदद कर पा रही हैं। तो वो उनका सवाल ये है कि आज जिस तरह आप
क्षमता है आपके अंदर जगी है, आपका आत्मविश्वास जगा है, तो अगर आपके पास ये आत्मविश्वास पहले होता तो आप क्या करती? पहले होता तो मैं ये ऐसा होता कि तभी मेरे हालात मेरे इतने बुरे नहीं होते, जहाँ मैंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश में 5 साल से ज़्यादा ही वक्त दिया है मैंने अपनी शादी को बचाने की। मैं तब शायद इतनी जो कहते हैं ना उतना जो कॉन्फिडेंस वो नहीं था, तो शायद मैं और सवाल क्या था जब हाँ, कि अगर आप इतनी पावरफुल होती, जैसे आज आपके पास क्षमता है, आप लड़ पा रही हैं, बात कर रही हैं, अगर ये ताकत आपके पास उस समय होती तो आप क्या कर सकती थी? उस वक्त मैं इतना नहीं सह जितना मैं अब सह गई, और अब मैं जो स्टैंड पे हुई तब मैं कोशिश करती कि मैं जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने की कोशिश करती, और सबसे पहले तो ये करती कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड होती। जो मैं 5 साल 10 साल लग गए मुझे यहाँ खड़े होने में, वो 10 साल मेरे यूँ बर्बाद ना होते। मैं पहले ही कोशिश करती कि पहले ही स्टैंड हो जाती। और थैंक यू मीना जी, आपका सवाल, आपको जो आपने सवाल किया था उन्होंने आपका जवाब दे दिया है कि यदि इस तरह की घटना आज के समय में होती, जिस तरह मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो शायद उनको आज सज़ा भी होती, और ये आप बल्कि सहती नहीं, और सहने के साथ साथ जो तकलीफ सा है कि कई दिन तक कमरे में बंद रहना है, मारपीट करना है, खाना नहीं देना है, या उनके आपके हाथ का बर्तन नहीं छूना है, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देती हैं। तो थैंक यू, शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा जी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, क्योंकि समय भी कम है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे आपने वुमेन सेल में भी केस डाला, महिला पंचायत में भी केस डाला, और केस डालने के बाद फिर कैसे आगे आप विकास का, कैसे इस दर्द से आप छूट पाई हैं, कैसे आप यानी कि अपने आप को दूर कर पाई हैं, इस तकलीफ़ों से अलग कर पाई हैं अभी तक, वो मैं जानना चाह रहा था, ताकि ये आपका संदेश जो है ये बहुत सारी बेटियां देख रही हैं इस समय, वो समझ रही हैं इस समय कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक प्रेरणा के लिए है कि आप किस तरह इन तकलीफ़ों से लड़ा और आगे बढ़े। लड़ने की हिम्मत तो मुझे मेरी माँ से ही मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, मुझे हर कदम पे सहारा दिया, और हर वक्त वो मेरे साथ एक मजबूत कहते हैं मजबूत खंबे की तरह मेरे साथ खड़ी रही, और उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। हाँ, मैं ये चाहूँगी कि मैं इस फील्ड में और लड़कियों को जो कहते हैं संदेश देना, मैं ये चाहती हूँ कि और लड़की बस जैसे हमें मानव जन्म मिला है, हमें जो मानव जन्म मिला है इसका सदुपयोग करें। इस जीवन को पूरा जीकर समय और हालातों से लड़कर आत्महत्या ना कर आत्मनिर्भर बने। और बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तालियां। हमें जो हमारे माता पिता से संस्कार और संघर्ष करने की जो कला मिलती है, और जो हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, उनका मैं तो मेरे माँ और मेरे ही नहीं, हर उस माँ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो हर मुश्किल में हर कदम पे अपनी बेटियों के साथ रहती हैं, और वो हर कदम अपनी बेटियों का साथ देती हैं। मेरा औरों के लिए संदेश यही रहेगा कि किसी भी परिस्थिति में वो हार ना माने, लड़कर दोबारा खड़ी हो और अपने हक के लिए लड़े। कुछ साथी जो है फतेह खान जी एक सवाल कर रहे थे कि आपके जो हस्बैंड थे वो क्या काम करते थे, तो वो एक सवाल था, और मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि चूँकि काफ़ी कुछ छूट गया और वो पीछे छूट गए, आप तो अपने पैरों पे हैं, तो आपका सवाल तो हमने ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसका उचित जवाब दे सकती हैं कि आप बता सकती हैं वो क्या काम किया, पैसा था उनका। काम बताऊं तो काम कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पापा की सरकारी नौकरी थी, जिसके बलबूते पे कहते हैं ना, उनके पास खूबी तो नहीं पर बुराई, हर तरह की बुराई उसके पास थी, क्योंकि बाप की
थे उनके अंदर थी। जी, क्योंकि कारण होता है कि जब तक परिवार बहुत ज़्यादा प्यार देता है, बहुत ज़्यादा जो है इकलौता आवाज़ जो होती है वो भी सुना है, लेकिन प्यार बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्यार तो करना ज़रूरी है, लेकिन कैसे अपने जीवन को पाना है, यानी जीवन शैली को कैसे सुधारना है, कैसे रखना है, बना के रखना है, वो भी माँ बाप का या परिवार के सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो आपका जो आपकी आवाज़ है वो लोग देख ही रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको और आगे का थोड़ा सा शार्ट में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे का, हाँ, आगे की कहानी कैसे हुई, किस तरह आप आई हैं? आगे में कैसे थी आप इस लाइफ से और सेक्शन में कैसे जुड़ी। सेक्शन में मैंने आपको पहले बताया था कि मैं महिला पंचायत से जुड़ी, और महिला पंचायत में जब जुड़ी तो मैं महिलाओं से मिलने लगी, क्योंकि वहाँ महिला पंचायत में हर तरह के केस आने लगे कि कभी घरेलू हिंसा का हो गया, किसी ने लड़ाई झगड़े का केस आ गया। इस तरह की महिलाओं की केसेस जब मैंने देखे और जब सुने तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि मैंने तो फिर भी कुछ नहीं सहा, मैं इन लोगों के लिए और कुछ कर सकती हूँ। मैं वो जो मैंने झेला मैं नहीं चाहती थी कि और लड़की झेले, इसलिए मैंने ये सक्षम से जुड़ी, और सक्षम से जुड़ने के बाद मैंने उन लड़कियों को प्रेरणा देने की कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की कि वो अपने हक के लिए लड़े। ऐसा नहीं कि माँ बाप की बातें ना सुने, अपने माँ बाप की भी बातें सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माता पिता ही है जो बच्चे को एक सही दिशा दिखाते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए, सही मुकाम पे पहुंचाने के लिए वो हर एक काम करते हैं जो उन बच्चे के लिए सही है, और वो करते भी हैं। और जो संस्कार देते हैं माता पिता, और जो अगर किसी माता पिता ने कहते हैं कि वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को कुछ हुनर सिखाते हैं, वो हुनर आज के लिए नहीं सिखाते, वो आगे के लिए सिखाते हैं कि वो हुनर आज हम उनके साथ हैं, कोई बात नहीं, कल को हम नहीं रहे तो वो हुनर होगा जो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, आगे बढ़ने का हौसला देगा। वो हुनर ही होगा जो उनको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, अभी हमारे एक महिला साथी हैं पूजा हंडा, और उन्होंने जो है आपकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा है ग्रेट ममता, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और वाकई चूँकि जो आपने डिसीजन लिया है, जिस तरह इसके बाद अपने आप को संभाला है, वो बहुत ही हिम्मत का काम है। यहाँ पे और भी साथी हैं जो लिख रहे हैं कि मैडम अच्छा हुआ आपने उस इंसान को छोड़ दिया, यानी आपके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगभग इस समय इतने सारे लोग जो है लाइव देख रहे हैं और सक्षम के कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि हमने एक सवाल किया है, जो सवाल है भारत की पहली IAS महिला कौन है। आप प्लीज़ उसका नाम हमें लिखें और लिख करके इसमें भेजें, और भेजने के बाद हम लोग जो है हर संडे ये इनाम निकलेगा और लकी ड्रा निकलेगा, और वो लकी ड्रा आपको देंगे। साथ ही हमारा जो है YouTube चैनल है सक्षम लाइव, आप प्लीज़ सक्षम लाइव में जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं, और ताकि इस कार्यक्रम की पहली झलक आपको मिले, आप उसको देख सकें। और ये चूँकि लगातार ये नियमित चलने वाला प्रोग्राम है, आज मैं फिर आपको दोहराई देता हूँ कि हर सोमवार लाइफ स्किल पर हमारे कार्यक्रम चालू रहेंगे। लाइफ स्किल पर हम लोग बात करेंगे, प्रत्येक मंगलवार चाइल्ड राइट्स पे हम लोग बात करेंगे, बुधवार को लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम हमारा होगा, वीरवार को हम लोग मेरी दास्तां मेरी कहानी, चूँकि आज वीरवार है और आज आप देख रहे हैं मेरी दास्तां मेरी कहानी, इस तरह के कार्यक्रम को आप सुनेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज ममता हमारे बीच में है। ऐसी अगर जो भी व्यक्ति सुन रहा हो मेरी आवाज़, जो देख रहा हो, मैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि अगर ऐसी कोई कहानी है, आप रखना चाहते हैं अपनी कहानी, तो प्लीज़ आप आकर के अपना नाम भेजें, हमें मेल ID पे भेजें, क्योंकि वो गुप्त है, वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप हमें मेल कर सकते हैं saksham.del1@gmail.com पर हमें आप अपनी कहानी मेल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हम खुद आना चाहते हैं तो खुद आएँ, अगर आप लिखना चाहते हैं कि आप मेरी कहानी वहाँ दोहराई जाए, तो हम किसी न किसी माध्यम से आपकी कहानी को वहाँ तक दोहराएंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी साथी हो सकते हैं जो कहते हैं कि मेरा नाम ना बताया जाए, बिल्कुल सही है, आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम नहीं बताया जाएगा।
आप अपनी स्टोरी को, यदि पूरी स्टोरी को अगर लिखेंगे तो ज़रूर हम आपकी स्टोरी को दुनिया के सामने रखेंगे, बताएंगे। और वो इसलिए नहीं कि आप जो है सिर्फ स्टोरी सुनाई जाए, वो इसलिए कि आपकी स्टोरी से हज़ारों लाखों बेटियों को प्रेरणा मिले, हज़ारों लाखों परिवार को प्रेरणा मिले। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं 9311248880 9311124880। इस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आपकी जो कहानी होगी वो हम लोग बताएंगे। तो कई सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग आपकी कहानी को किस तरह, आपकी दास्तां को, आपकी दुख भरी कहानियों को और साथ में आपकी सफलता को लोगों तक बचा पाएँ, लोगों तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि आपकी सफलता से, आपकी कहानी से, आपकी संघर्ष से हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों बेटियों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, वो अपना रास्ता चुन सकती है। साथ ही जो ममता जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है कि हर माँ बाप, मैं तो कहता हूँ जो लोग अपराध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, घरेलू हिंसा पे जो ज़्यादा जो है जोर दे रहे हैं, यानी किसी की बेटी जब आपके घर आती है, जब आप मारते हैं, पीटते हैं, आप जरा सोचें, आपकी जब अपनी खुद की बेटी होती है, आप उसको क्या नहीं कराते हैं। ममता जी ने अभी बताया कि मेरे पिता ने मुझे कढ़ाई का काम सिखाया, मेरी माँ ने मुझे सिलाई का काम सिखाया, इन्होंने खुद जो है ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। तो एक्चुअल में वो इसलिए नहीं सिखाते हैं कि आप सीख लें और इसके बाद ससुराल में जाने के बाद वो आपकी सारे गुण दफन हो जाएं। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि हर माँ बाप, आप भी अपनी बेटी को सिर्फ इसीलिए सिखाते हैं कि ये जाने के बाद ये कला इसके जीवन में काम आए। और मुझे लगता है जिस किसी के घर में जो भी बेटी आती है, जिसको आप ब्याह के अपने घर पे लाते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप बेटी से जरूर चर्चा करें आपके अंदर कौन कौन सा गुण है, आप क्या क्या सीखे हैं, क्या आपने कंप्यूटर सीखा है, क्या आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, क्या आपने जो है सिलाई कढ़ाई का काम सीखा है, यानी जो भी सीखा है उसको वो अवसर प्रदान करें। अगर वो अवसर मिलेंगे तो वो आपके लिए बोझ नहीं होगी, बल्कि वो अपना बोझ खुद उठाएगी और वक्त आने पे आपका भी बोझ उठाएगी। और मुझे लगता है बेटियां हमेशा ही बोझ ही उठाती चली आती। तो आपने मुझे लगता है कि जो आज का जो ममता का संदेश है वो ज़रूर सुना होगा। और थैंक यू ममता, आज आप हमारे मंच पे हैं, आपने जो है अपनी पूरी दास्तां रखी। आपके साहस को मैं सलाम करता हूँ और सलूट करता हूँ कि आपने इतना साहस जुटाया। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह बेटियां अपने साहस को इसी तरह जुटाना चालू कर दें, इस तरह बोलना चालू कर दें, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चालू कर दें, तो मुझे लगता है ये अपराध भी कम हो जाएगा। वरना जितने भी कानून बना लें, हम जितनी भी कोशिशें कर लें, मुझे लगता है वो धराशायी हो जाएंगे, वो पर्याप्त नहीं होंगी जब तक हम या हमारे जो पालनहार है, जो लगातार हमें सेते हैं, पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, इतना बड़ा करते हैं, वो सब मिल करके हमारे साथ में खड़े हो जाएं, इस तरह के अभियान के साथ में खड़े हो जाएं। मैं फिर से पुनः कहता हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी दास्तां है, ऐसी कोई कहानी है, अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है, तो आप अपनी स्टोरी को ज़रूर हमें से शेयर करें। आप खुद आकर के हमारे इस चैनल पे, हमारे इस लाइव प्रोग्राम पे आकर के शेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं आकर के शेयर कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9311124880 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेल कर सकते हैं तो हमारा मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, saksham.del1@gmail.com। तो आज आपने सुना है। और एक फिर से मैं अंतिम प्रश्न आपको, जो मैंने प्रश्न दोहराया है, आपको एक बेहतर, एक अच्छा सा पुरस्कार, अच्छा सा इनाम आपके पास, आपके घर पहुंचेगा अगर आप आज के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। आज का सवाल है, भारत की पहली IAS महिला कौन थी, उसका क्या नाम था? आप प्लीज़ हमें शेयर करें। बहुत सारे साथियों ने जो भी देखा है, समझा है, जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने बहुत शेयर किया है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग जो है 57 लोगों ने
कमेंट्स किया है, अपनी बातों को रखा है और चीज़ों को रखा है। हमारे पास साथ में शांति पासवान जी अभी अभी जुड़ी है। उन्होंने ग्रेट बोला है, आज के कार्यक्रम को बेटियों को सलाम किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी एक बेटी हूँ और मैं लगातार संघर्ष करूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन पे। हमारे यहाँ महजबी ने काफ़ी अच्छा लिखा है आपके बारे में, कई बार चीज़ों को बताया है। यहाँ पे सोनी सिंह हैं एक, और उन्होंने भी इस बात को लिखा है, बिल्कुल सही है सर, और ये कार्यक्रम की सराहना की है। नरेश जी ने भी लिखा है। इस तरह करके अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बात को, फतेह खान जी ने भी आपको कई सारी सुझाव दिए हैं। आपका अगर कोई सुझाव है इस कार्यक्रम के लिए कि और हम कैसे इस कार्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे इस कार्यक्रम को और अच्छा बना के आगे ले जा सकते हैं, तो आप अपना सुझाव जरूर दें। तो थैंक यू आप सबका। ममता जी आपका भी थैंक यू, और साथ ही कैमरामैन यानी ऑपरेटर का भी धन्यवाद। नरेश जी, आपने पूरी तरह पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से देखा है, समझा है, और पूरे सक्षम टीम को भी, चूँकि लगातार वो प्रयास कर रही है, काम कर रही है इस तरह के लोगों को ढूंढ के लाने का। और तो फिर से मैं आप सभी दर्शकों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ और ईश्वर से आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। साथ ही को कोरोना जैसी जो महामारी है, इससे बचने के लिए फिर से मैं एक लास्ट संदेश दे रहा हूँ कि आप घर से निकलने के साथ ही मास्क जरूर लगाएं। हर संभव जब भी हो सके आप अपना हाथ जरूर धोएं, साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें जब घर से बाहर रहें, लेकिन ज़रूर घर में रहें तो ज़्यादातर हाथ धोने का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना आपके घर नहीं आएगा, ये कोविड-19 आपके घर नहीं आएगा। जब आप घर लाएंगे तभी वो घर लाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस एक साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।